व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। जम्मू कश्मीर डीजीपी का बड़ा खुलासा, मुफ्ती अब्दुल्ला की औकात नाप दी। तो देखते हैं क्या कुछ खुलासे हुए हैं। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, चाणक्य डायलॉग चैनल से वीडियो है। करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। ये सब करा गुजरा जो है ये नेतागिरी का है। आज मैं आपको बताता हूं इनकी बात। शायद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनी हो, नहीं सुनी हो। मेरे साथ पर्सनली ये चीज हो चुकी है कि इन्होंने हर समय नई दिल्ली को डरा के रखा। फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला, वो भी पाकिस्तान के गाने गाते थे। कश्मीर के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। यही ये शुरू से ही पत्थरबाजी का कैंसर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वेन साहब ने कुछ बातें बोली हैं और बातें ऐसी बोली हैं, ऐसी वो बातें हैं मीडिया के साथ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू और कश्मीर में खासतौर से पीडीपी जल भुन के राख हो गई। प्रॉब्लम यह है कि आर स्वेन साहब ने सच बोल दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप सच कैसे बोल सकते तो सबको ही कड़वा लग जाता है भैया। आप सच कैसे बोल सकते हैं? स्वेन साहब ने सच बोल दिया। उन्होंने बोला क्या, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं। देखिए, उन्होंने ये बोला कि कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के इलाके में जो आतंकवाद हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साए के तले पला है। ये उनके लिए तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल बात हुई। पार्टीज ने अपने वोट्स के लिए आतंकवाद को, अलगाववाद को, उस इमोशन को बढ़ावा दिया जिसकी वजह से यहां पे खून खराबा हो रहा है। अच्छा, यही बात दोस्तों मैं कई सालों से कहता चला रहा हूं, कई सालों से। मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा मामला है ना, लोग बात करते हैं पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, खालिस्तानी। ये शुरू किसने करा था? पाकिस्तान बीच में आया। पाकिस्तान ने हथियार सप्लाई करे, ड्रग सप्लाई करे, ट्रेनिंग सप्लाई करी, इंडोक्ट्रिनेशन करा, सब कुछ करा। लेकिन ये सब करा गुजरा जो है ये नेतागिरी का है। किसी भी सूरत में इलेक्शन जीतने हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से द सेम थिंग जो ये पूरा मैटर है ना कश्मीर का, कश्मीर के मैटर का, पाकिस्तान ने, ठीक है, 1989 में टेररिज्म शुरू करवाई, जनरल ज़ियाउल हक था और ये सब, ऑल दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने किस तरीके से ये लोग पावर में रहे, आज मैं आपको बताता हूं इनकी बात। शायद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनी हो, नहीं सुनी हो, नहीं सुनी तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगेगी। चाहे दोस्तों वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, एनसी, ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिसके लीडर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये एनसी हो गई। दूसरी है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें महबूबा मुफ्ती, उनके फादर जो अब नहीं रहे, वो, ये पीडीपी है। और ये मुख्य तौर से दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर की, जो मेन स्ट्रीम, जो हमेशा जेएनके में इनका वर्चस्व रहा है काफी समय तक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने कौन सा चूरन बेचा। और मेरे साथ पर्सनली ये चीज हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजी में। ये नहीं कह रहा कि मेरे खिलाफ एनसी ने या पीडीपी ने मेरे खिलाफ कुछ करा, नो, मैं वो नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि किस तरीके से एक माहौल बना, किस तरीके से माहौल बना। देखिए, ऐसा था कि इन्होंने हर समय नई दिल्ली को डरा के रखा, पाकिस्तान की बोगी इस्तेमाल करके, कि पाकिस्तान का एक इन्होंने इमेजिनरी भूत बनाया। ठीक है, वो इमेजिनरी भूत कैसे बना, या अगर आप शुरू से स्टोरी समझेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि क्या खतरनाक गेम खेला है यार इन लोगों ने। और जो आर स्वेन साहब हैं, इन्होंने तो बड़े तमीज से, बड़ी तहजीब से बात करी है। मैं होता ना तो मैं बता रहा हूं, मैं कुछ और करता वहां पे। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं इन लोगों ने क्या करा। देखिए, एक तो डे वन से शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के फादर, ये उस समय, क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का, उस जमाने में लद्दाख वाज पार्ट ऑफ इट, द इंटायर जेएनके स्टेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वहां के। तो भारत में दो प्रधानमंत्री होते थे, एक दिल्ली में बैठता था, एक श्रीनगर में बैठता था। ये एक किस्म का निजाम चलता था। बाद में इनको डाला इंदिरा गांधी ने जेल में, जवाहरलाल नेहरू ने जेल में डाला, जिसने जेल जूल में डाल के, शुरू तो जवाहरलाल नेहरू ने करा, इनको जेल में डाला, उसके बाद इनको बना दिया चीफ मिनिस्टर, राइट। और फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला, वो भी पाकिस्तान के गाने गाते थे। ठीक है, बात यह है कि जब इनको डंडे पड़े तब इन्होंने बोला जय हिंद, क्योंकि जब डंडे पड़े तो दर्द हुआ, तब इनके मुंह से निकला जय हिंद। लेकिन ये हर समय, मैं आपको बताता हूं इनकी पॉलिटिक्स क्या थी, ये बहुत जरूरी है जानना आज। इनकी पॉलिटिक्स हर समय यह रही है कि कश्मीरियों के दिमाग में लगातार दर लगातार जहर घोलो,
कि तुम अलग हो, कश्मीर अलग है, कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट है, कश्मीर इतना जरूरी है कि मानसिकता उस कश्मीर तरीके के की कर चलते दी। भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। राइट? कश्मीर ऐसी जगह है, कश्मीर इतनी खास जगह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। कश्मीर इतनी इतनी गैर मामूली जिसको कहते हैं, या इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि यार कश्मीर के चलते जंगें हो सकती हैं, खून खराब हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना बेटा, तुम उस कश्मीर में पैदा हुए हो, उस तरीके से। ये इन्होंने झूठ बोला कश्मीरियों को। आज मैं अपनी कश्मीरी भाइयों बहनों को एक बात बोलना चाहता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि आर सोहेन साहब ने जो भी बोला मैं उसके रेफरेंस से आपको बात, देखिए सुनिए, आप भारत के लिए उतने ही अहम हैं जितना कोई तमिलनाडु का, कोई दिल्ली का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई बिहार का, कोई मणिपुर का, कोई नागालैंड का, कोई कर्नाटक का, कोई केरल का, यहां का है। लॉज भी उसी तरीके से भारत में जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, हम सब बराबर हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने दिमाग से ये कूड़ा करकट निकाल दें कि कश्मीर घाटी या JNK वाले कोई ज्यादा, कोई स्पेशल नहीं है यार, हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। इन लोगों ने यही झूठ बोला। अब इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि केंद्र सरकारें उस समय, आपने देखा होगा उधर कभी VP सिंह साहब की सरकार आ रही है, कभी देवेगौड़ा साहब की सरकार है, कभी किसी की, कभी किसी की, ये सब अलग अलग। वो जो अर्ली 90s का फेज था, 1989, 1991, ये लगातार, नरसिम्हा राव साहब भी थे 94 तक, आई थिंक 94, 95, 93 में वो भी थे। ये भारत के प्रधानमंत्री कई बार बदले उस समय, भारत के प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट गिरी, दूसरी पार्टी, वो एरा जो था ना दोस्तों, वो जो समय था, वो वही समय था, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s अर्ली 90s, जब भारत श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में भी इन्वॉल्व था। ऑपरेशन पवन, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस थी, वो वहां पे गई, वहां पे भारी कैजुअलिटीज उन्होंने, वो राजीव गांधी अकॉर्ड क्या था, किस सूरत में वो लोग गए, प्रभाकरन कौर, ये किसी और दिन हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों प्लान ये था पाकिस्तान का कि यहां पे आतंकवादी भेजो। शुरू शुरू में यहां पे आतंकवादी आए तो दुनिया भर के आए यार, दुनिया भर के। यहां पे अफगान भी आए, यहां पे सूडान से भी आए, ठीक है, यहां पे चीनी भी आए, यहां पे लेबनान से भी आए, यहां पे दुनिया भर के द इंटायर यूनाइटेड नेशंस ऑफ जिहाद वाज प्रेजेंट इन कश्मीर। यार जब मैं था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तब भी वहां पे अफगानी थे, उनके साथ फौज का एनकाउंटर होता था। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ने सब, इन्होंने क्या करा कि उस डर, उस खौफ, उस अनसर्टेनिटी, उस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का फायदा उठा के अपनी सियासी रोटियां इन्होंने सेकी। बीच में पॉलिटिकल पार्टीज या जो अलगाववादी पार्टीज थी, ब्रेन वॉश के, जो कहती थी कि पाकिस्तान के साथ मिलना है और भारत के टुकड़े होने हैं, अभी भी तो बोल रहा था वो कौन था एक कि पाकिस्तान अम्ब्रेला को हल्के में ऑर्गेनाइजेशन मतलब ISI, आप जानते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसका सैयद अली शाह गिलानी लीडर था। अब दोस्तों क्या हुआ कि हुर्रियत के अंडर इन लोगों ने अलगाववाद की फीलिंग आम कश्मीरी के दिल में इन्होंने डालना शुरू कर दी कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। फिर इनके हड़ताल के कैलेंडर निकलने लगे कि देखो सोमवार को दुकानें बंद होंगी, बुध को दुकानें बंद होंगी, शनि को दुकानें बंद होंगी, ये 3 दिन तो दुकानें बंद होंगी, शटर डाउन। या बोला फिर बताया बाद में इंतफादा जो हुआ, मैं पैलेस्टीन की बात कर रहा हूं, वहां से लोग इंपोर्ट करके लाए पत्थरबाजी। भाई साहब कश्मीर में पहले पत्थरबाजी नहीं होती थी, ये सब इंपोर्टेड मामला है पैलेस्टीन का। इसीलिए तो मुझे चिढ़ है, इसीलिए तो मैं गालियां देता हूं उनको। ये पैलेस्टीनियंस ने सारा का बेड़ा गर्क कर रखा, पूरी दुनिया का। इन्होंने एक डॉक्टर ढंग का पैदा नहीं करा, एक साइंटिस्ट ढंग का नहीं पैदा करा, पत्थरबाजी करवा लो। इन्वेंट करे देख क्या ये कैंसर लेकर आए कश्मीर में, पत्थरबाजी का कैंसर, हड़तालों का कैंसर, ये बंद करो, ये बंद करो। अच्छा, अब इनका एक इकोसिस्टम तय हो गया कि वोटिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट में हो। यहां पे कहते हैं साहब 52-53% लोकसभा में हुआ है, 52-53% कम हो गई यार, बहुत ज्यादा। क्या हुआ? बहुत कम हो गई यार। कश्मीर में सिंगल डिजिट पे लोग जीत कर आए हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? सिंगल डिजिट वोटिंग परसेंटेज पे लोग जीत होती है, ये बात हुई थी। दोस्तों आपको वो याद है मेजर गगोई, आर्मी का अफसर, जिसने एक पत्थरबाज के लीडर को अपनी गाड़ी के ऊपर बांध के चढ़ाई थी गाड़ी? मेरे को याद ये वाकया है अप्रैल 2017 का, बिल्कुल आइडिया। ये 2017 अप्रैल का वाकया है और उस समय मैं भी कश्मीर में था।
मैं किसी मूवी काम में के सिलसिले दिखाया में था ये आर्टिकल ठीक है। 370 में। अच्छा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो वाकया था उस समय जो पत्थरबाजी हुई थी वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नहीं करवाई, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने करवाई थी। मूवी में तो यार मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल 370 में पार्टी ने। दिखाया इन था, लोगों ने हाँ। क्या काम करा देखिए। दूसरी चीज, आर सुहेल साहब ने यह भी बोला कि जमात इस्लामी के बारे में उन्होंने बोला। अब ये लोग बड़े गुस्सा हो गए, आप जमात इस्लामी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? चोर के बच्चे बैठे हैं जमात में, चोर के बच्चे, सबसे बड़े दहशतगर्द, सबसे बड़े दहशतगर्दी के सपोर्टर, सबसे बड़े जिसको कहते हैं कि देशद्रोही, गद्दार। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। कश्मीर में जमात इस्लामी के लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं हिजबुल मुजाहिदीन। दोस्तों ऐसा है कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेड जो है ना सैयद सलाउद्दीन, ये अमीरा कदल से इसने चुनाव लड़ा था। अमीरा कदल एक जगह है, ठीक है, इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स। वहां से चुनाव लड़ा था, ये चुनाव हार गया। चुनाव हारने के, मैं लेट 80s की बात कर रहा हूं, 87 88 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द ईयर। ये अमीरा कदल से चुनाव लड़ा, ये चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद इसने अपना नाम बदल दिया, ये बन गया सैयद सलाउद्दीन, और ये ज्वाइन कर गया ये सीधा का सीधा हिजबुल मुजाहिदीन, और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन बना ये बाद में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे ये इकोसिस्टम, पॉलिटिकल इकोसिस्टम है। और स्वेन साहब ने तो आपको फिर भी बड़े डिसेंटली, बिकॉज ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जाहिर सी बात है डिसेंटली बात करेंगे, उन्होंने डिसेंटली बात बताई। ये इतना कीचड़ है कश्मीर में, इतना ज्यादा कीचड़ है, किस तरीके से जमात इस्लामी ने मदरसे खोले। आपको पता है आज की तारीख में अनंतनाग एक बहुत बड़ा शहर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस अनंतनाग। आज की तारीख में अनंतनाग का हुर्रियत वालों ने मिलकर, और उनके पहले इन्हीं पार्टियों ने मिलकर लोगों के कान में डाला, अनंतनाग नहीं बोलना, अनंतनाग नहीं बोलना, अनंतनाग नहीं बोलना। तो जनाब क्या बोलना है? इस्लामाबाद बोलो, इस्लामाबाद बोलो, अनंतनाग। ठीक है, आप अनंतनाग श्रीनगर के आउटस्कर्ट से पहुंचोगे, घंटे भर के अंदर आप अनंतनाग पहुंच जाओगे, घंटे भर के अंदर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, नेशनल हाईवे से सीधा कनेक्टेड है अनंतनाग, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार सड़क है। उसका नाम इन्होंने बदल के इस्लामाबाद कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये तो बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, हम इसको भी, अनंतनाग को भी इस्लामाबाद बोलते हैं। ठीक है, आप जाना कभी कश्मीर, मैं तो इनके सब ना चिट्ठे पर्चे किसी दिन जिस दिन खोलूंगा, ये सब भागेंगे, मैं बता रहा हूं, डल लेक के पानी के ऊपर भागेंगे, बर्फ की तरह ही है। अब इन्होंने क्या करा कि इसके जितने भी काडर थे हिजबुल मुजाहिदीन के, मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्मर जमात इस्लामी। फिर और लोगों ने भी ज्वाइन करा, लेकिन जमात का काम क्या था? जमात का यह काम था कि किस तरीके से बच्चों को रेडिकलाइज करो, किस तरीके से बच्चों को रेडिकलाइज। और जमात इस्लामी किसने सपोर्ट करा सबसे ज्यादा जमात इस्लामी को? ये जो मैडम है ना महबूबा मुफ्ती, जो कह रही हैं कि आर स्वेन साहब जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं और उनको ये नहीं कहना चाहिए, और वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और ये बहुत बुरी चीज है, और वो अपने काम में नहीं लगे हैं, और उनके अंडर जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। मैडम, आपको भी पता है कि जो मिस्टर आर स्वेन ने बात करी है, ही इज टॉकिंग 100% ट्रूथ, ये आपको भी पता है। ठीक है, ये बात आपको भी पता है। कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं जेएनके पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट केस ऑफ करप्शन अगेंस्ट महबूबा मुफ्ती। मैं बता रहा हूं, आप इनके जराए पता लगाइए, इनके अर्निंग के और इनके पास हैं कितनी प्रॉपर्टीज, पता लगाओ, तब आपको पता लगेगा। दोस्तों, कश्मीर में ऐसी बात नहीं है कि और जगह करप्शन नहीं होता। ठीक है, आप ये मत सोचना कि दिल्ली में नहीं हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है, या कर्नाटक में नहीं हो रहा है, या गुजरात। करप्शन भारत में हर जगह है, दुनिया में हर जगह करप्शन है, लेकिन जिस लेवल का करप्शन कश्मीर में, और एक जमाने में इन दो परिवारों के अंडर था ना, लोअर लेवल तक भाई साहब, आपकी फाइल जाती थी किसी काम के लिए क्लर्क के पास, उसके साथ गड्डी जाती थी। मैं पुरानी बातें नहीं करना चाहता। ठीक है, मैंने एक बंदे को देखा स्टोन पेल्टिंग पे माथा फूट गया पुलिस वाला। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, बहुत पहले की, जब मैडम चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, तो मैं गया वहां पे, तो आया मुझसे मिलने के लिए कि और कैसे मेजर साहब आप? मैंने बोला आपके सर पे क्या लग गया? मैं नाम नहीं लूंगा बंदे का, आपके सर पे क्या लग गया? पत्थरबाजी हो रही थी, स्टोन पेल्टिंग थी। कि हाँ जनाब, कल जुम्मा था, जुम्मे के बाद स्टोन पेल्टिंग हुई है। स्टोन पेल्टिंग हो गई, सर पे पट्टी लगी, सर फट गया भाई का, टांके वांके लगे, चलो चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने रिलीज कर दिया। भाई साहब का यह कहना है कि मेरे सर पे पत्थर नहीं लगा, मेरे सर पे 2000 रुपए के नोटों की गड्डी लगी है। अब जिसने पेल्टिंग करी है उसके दोस्त, उनका वीडियो बना,
राइट, उनका वीडियो बना और वीडियो बना के फिर अगली बार स्टोन पेल्टिंग में, चाहे वो बच्चा मुलव्विस हो ना हो, चाहे वो स्टोन पेल्टर, चाहे वो क्रिमिनल, चाहे वो बड़ा बूढ़ा बच्चा जिस एज का हो, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन एक बार आपको प्रूफ मिल गया, धर लो उसको, और एक कमाई का जरिया बन गया। वो तो बाद में जब इनका पूरा प्रेसिडेंट रूल लगा वहां पे, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने पावर दिए, जब 370-35 से हटाए वहां से, तब जाके सफाई प्रोग्राम शुरू हुआ है। हमने भी देखा करप्शन यार इंडिया के लिए। और ये जो JNK के भाई बहन देख रहे हैं ना, जो जम्मू और कश्मीर के भाई बहन देख रहे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर साहब आपने गलत बयानी करी, आप झूठ बोल रहे हो। करप्शन हिंदुस्तान में हर जगह होगा, लेकिन जितना जम्मू और कश्मीर में करप्शन होता है ना भाई साहब, आप सोच नहीं सकते। सोच है आपकी। अब जाके धीरे 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 वो चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। और स्पेशल स्टेटस की बात मैं करता हूँ, आप स्पेशल स्टेटस दे के आप वहाँ पर लोगों को इस तरीके से लोगों को कर रखा है, ब्रेन वॉश कर रखा है लोगों का, लोग खिलाफ हैं बिल्कुल ही। एक तरफ कमाई, एक कोई भी होगा भाई, धर्म मैं कहता हूँ सबसे पहले इंसान पूजा करता है अपने पेट की। पेट नहीं भरेगा ना उसका, तो ना वो पूजा पाठ करने के काबिल रहेगा, ना वो देश की सेवा करने के लिए। एक फौजी भी होता है ना, सरकार भी ध्यान रखती है वो खा ले टाइम पर। तनख्वाह दी क्यों जाती है किसी भी सर्विस की? नहीं तो बिना तनख्वाह के खड़े हो जाओ, फौजी में भी टैग ले लो कि एक सोल्जर बन गया बस। वो तनख्वाह आपके काम की एक रिस्पेक्ट होती है कि उससे आप और काबिल रहते हैं, आप पेट पूजा भी कर पाते, घर वालों का ध्यान भी रख पाते, आप तंदुरुस्त भी रहते हैं। तो कश्मीर में बताया नहीं था उसने कि आए दिन बच्चों स्कूल बंद रहते थे, बच्चे हर दूसरे दिन का ड्रामा था ये, हर दूसरे दिन का ड्रामा। व्यापार नहीं करता था, कोई कुछ कर नहीं सकता था काम। मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो हम जो श्रीनगर रहे थे 2 साल, मैं बताता हूँ वहां पर भाई किसी भी टाइम सायरन बज जाता था तो एकदम से पेट्रोलिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मार्केट शट डाउन हो गई है, माहौल सच में कहते हैं डर का माहौल है, सीरियसली डर का माहौल। स्कूल नहीं जाते थे, भाई कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। और अपने ही देश के लोग वहां पर घूमने से कितना डरते थे यार, ये चीज है मतलब। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब तक कि वहां पर ग्राउंड लेवल पर ठीक नहीं होंगी ना चीजें, तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। आपको फुल इंडिपेंडेंस देनी, वो फुल आजादी देनी पड़ेगी आपको अपने लोगों को, सरकार को, आर्मी को, कि कोई कहीं जाए। और अगर आप अपने देश के अंदर किसी स्टेट में जाने से इतना खौफ खाने लग जाओगे यार, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो देश पूरी तरीके से आजाद है। जबकि अब आप देखते हो ना यार, आप जा रहे हो वहां पर, हर एक चीज कर रहे हो, जमीन खरीदने का हक क्यों नहीं होना चाहिए किसी को भी यार? क्यों नहीं होना चाहिए? लोग कहते हैं कि नहीं वो हक मार लिया लोगों का, ये कर दिया वो कर दिया, क्यों? कोई जम्मू कश्मीर का सेंट्रल गवर्नमेंट की पे ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की पे ले सकता है, वो जॉब करने इंडिया में कहीं भी जा सकता है, वो अगर अपने ड्राई फ्रूट्स वहां से लेकर पूरे इंडिया में बेच सकता है, तो ड्राई फ्रूट्स लेके भी बेचते हैं। फिर तो ऐसा हो कि वहां का सिर्फ वहीं बेचो। हाँ, वहां के इतने सेब हो गए, इतने बढ़िया फ्रूट्स आते, तो एक इंडिया का नागरिक, आम नागरिक क्यों वहां पर इजीली नहीं घूम सकता? क्यों विदाउट टेंशन नहीं घूम सकता? क्यों वहां अगर होटल खोलना चाहे तो क्यों नहीं खोल सकता? आप अपना बिजनेस करने आ सकते हो। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो ये इसको डिफाइन करते नहीं, उनका स्पेशल स्टेटस वैसा रहना चाहिए, वहां जमीन नहीं, वहां के लोग बेच सकते हैं। रुक जा, स्पेशल स्टेटस में मेरे को एक चीज बताओ, कितने दिन तो दुकानें खुलती थी? स्पेशल स्टेटस में कितने बच्चे स्कूल जाते थे, कितने वहाँ पे डेवलपमेंट थे, कितने टूरिज्म कितना था वहाँ पे, कितने टूरिस्ट आते थे? लोग जाएंगे ना वहाँ, होटल्स भी खुलेंगे, लोगों का फायदा होगा। जो एक आम इंसान है वहाँ पर, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, क्योंकि उसको लोकल एरिया का भी पता होगा, वो होटल मैनेजमेंट करा कुछ करेगा, तो बड़े से बड़े होटल खुलेंगे तो उनमें भी वो जॉब भी अच्छी पोस्ट पे कर पाएगा, कमाई का साधन बढ़ेगा, ओवरऑल स्टेट ग्रो करेगी। तो धीरे धीरे लोग अब ये चीज समझ रहे हैं कि नेताओं के बहकावे में ना आए, ब्रेन वॉशिंग के बहकावे में ना आए, और जो ये चल रहा है ना कि मानसिकता को वॉश करने की जरूरत है, वो होनी चाहिए। और लोगों को यहाँ पर एज एन इंडियन बिहेव करना पड़ेगा, एज एन इंडियन चलना पड़ेगा कि भाई कोई भी आता है हमारे लिए, वो अगर कोई घूमने आता है वो गेस्ट है, कोई वहां इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो भाई वो पार्ट ऑफ लाइफ आपका ही बन रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी मदद ही करेगा। घर से तो वो लाएगा नहीं अपने लिए काम करने बिल्कुल सही बात है। और ये भाई, और ये खासकर इसमें इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा पाकिस्तान कर रहा है यहाँ पर गुड़ गोबर करने में, और वहां के कुछ पॉलिटिक्स में भी इस तरीके की दखल अंदाजी उन लोगों ने करी उस तरीके से। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।